चलो देखो, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर मान लो बिना कंसिडरेशन के रहा, देखो सबसे जनरल रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है ना। हेलो, माइक ऑन रख ले, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस, मतलब कंसिडरेशन जो है उसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, है ना। ठीक बात है। तो लेकिन ना कानून में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है बेटा, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें कि ये बोला गया है, कुछ सिचुएशंस में बिना कंसिडरेशन के भी, मतलब बोथ साइडेड कंसिडरेशन होना चाहिए। नॉर्मली अगर एक साइडेड भी मिसिंग है कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। लेकिन यहां पर क्या है कि एक साइड अगर मिसिंग है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इन जनरल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता अगर कंसिडरेशन ना हो तो। कंसिडरेशन नहीं होता तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो बहुत शॉर्ट में कवर्ड है ना, फिर डिटेल में है। तो सबसे पहले कोई भी अग्रीमेंट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, मेड आउट ऑफ नियर रिलेशनशिप और नेचुरल लव। ठीक है ना। मतलब चार चीजें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नेचुरल लव, नियर रिलेशन, ठीक है, फिर रिटन और रजिस्टर्ड। ये चार चीजें होंगी तो बिना कंसिडरेशन के भी, यानी वन साइडेड कंसिडरेशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ये पहला पॉइंट है ना। ये क्या है, हस्बैंड प्रॉमिस टू पे अर्निंग्स टू वाइफ। 5 बजे की क्लास थी ना, 5:20 हो रहे है ना। इतनी देर से वेट कर रहे हो क्या कि लेट कर लो। ठीक है, देखो तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ये, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है। क्लियर है। बिना कंसिडरेशन के भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है। कब कब होता है, पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मतलब अगर पास्ट में किसी ने वॉलंटरली सर्विस दी हुई है तो क्या होगा, उसको आज कंसिडरेशन नहीं देना पड़ेगा, वो उसी में एडजस्ट हो जाए। ठीक है ना। फाइंडर ऑफ वॉलेट, मतलब किसी ने पर्स ढूंढा, अपन ने उसको प्रॉमिस कर दिया। ये सारे एग्जांपल डिटेल में है आगे, है ना। अगर टाइम बाद डेट है, मतलब मान लो कि अपन ने किसी को उधार दिया, वापस करने की डेट आई उसकी, और वापस करने की डेट आई, उसने वापस नहीं किया और 3 साल हो गए इस बात को, तो वो टाइम बाद हो जाती है। तो उसके बाद अपन उससे वसूल नहीं सकते, तो ये वन साइडेड हो गया। अब अगर मान लो कि उसने राइटिंग में और साइन कर दिया, राइटिंग में लिख के दे दिया कि भैया मैं आपको पे कर दूंगा, प्रॉमिस कर दिया उसने और साइन कर दिया, तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में, तो वो भी वैलिड हो जाएगा। एजेंसी में भी किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं मान लो किसी को एजेंट बनाऊं तो मुझे किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। रिटन एंड साइन प्रॉमिस टू रिपे डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। बार्ड बाय लिमिटेशन में तो 3 साल हो गए। किसी को गिफ्ट दिया, द मोमेंट वो गिफ्ट कंप्लीट हो गया, कि मैंने किसी को दे दिया गिफ्ट और वो उसको, मतलब मैंने वादा किया गिफ्ट का, फिर मैंने दे भी दिया, तो वो कंप्लीट हो गया। तो उस केस में भी क्या होगा, बदले में मुझे कुछ नहीं भी मिला तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में, है ना। एक बार गिफ्ट दे दिया
तो बिना कंसिडरेशन के भी, मतलब मुझे बदले में कुछ नहीं मिला तो भी वो वैलिड है, पार्टी नहीं दी दोस्त ने तो भी वो वैलिड है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। बेलमेंट क्या होता है? जब मैं अपने गुड्स किसी अन्य व्यक्ति को देता हूँ, किराए से दे रहा हूँ, कस्टडी में दे रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए, ओनर मैं ही रहूंगा, बस मेरे गुड्स तुम्हारे पास जा रहे हैं, ये कहलाता है बेलमेंट। तो बेलमेंट कई बार पैसे के लिए होता है कि भैया किराए से हमने गाड़ी ली किसी की, तो क्या होगा, पैसा लेगा ना वो। तो ये तब नॉन ग्रेटुटस कहलाते हैं, जिसमें कि पैसे वैसे ले लेते हैं। और बेलमेंट ग्रेटुटस भी हो सकती है कि मेरे घर में शादी थी तो मैंने क्या किया, उधार लिए पैसे, या उधार, सॉरी पैसे बोल रहा हूँ, मैंने गाड़ी उधार ली, तो क्या होगा, गाड़ी उधार ली तो ये बेलमेंट है। पर ये कौन सा वाला बेलमेंट है, ग्रेटुटस। कौन सा वाला बेलमेंट है, ग्रेटुटस। क्लियर है। तो ये भाई वन साइडेड है कि मैंने किराया लिया, कुछ दिया नहीं उसको किराया, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो बेलमेंट जो है ग्रेटुटस वाला, उसमें कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है ना। और चैरिटी, दान धर्म कर रहा हूं तो ध्यान समझना, अगर मैंने दान का वादा किया, इस चक्कर में अगले ने कुछ खर्चा कर लिया, जैसे मैंने बोला कि मैं मंदिर में इतना इतना दान करूंगा 10,000 रुपये, और उसने 4,000 के टाइल लगवा लिए, तो 4,000 रुपये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ, मैं बोलूँ मेरे को बदले में तो कुछ नहीं मिला, तो ये तो चैरिटी थी और ये लीगली वैलिड चैरिटी थी। मतलब ये कि वन साइडेड कंसिडरेशन है तो भी ये लीगली एनफोर्सेबल। क्लियर है ये? ठीक है ना। अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी कैन बी एनफोर्स्ड इफ प्रॉमिसरी अंडरटेक्स लायबिलिटी ऑन इट्स स्ट्रेंथ। तो ये 7 एक्सेप्शंस हमको पढ़ने, तो सबको डिटेल में करते हैं अपन। ठीक है। तो सबसे पहला है नेचुरल लव एंड, ठीक है। तो समझो, याद रखना जनरल क्या है, दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी कंसिडरेशन दे और ये भी इसको कंसिडरेशन दे। आ रहा है समझ में? अगर एक साइड का कंसिडरेशन नहीं है तो क्या होगा, इन जनरल तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, वैलिड। एक्सेप्शनल केसेस में, जनरल केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसमें पहला केस है कि अगर दो व्यक्ति, समझ में आ रहा है, जिसमें एक दूसरे को क्या दे रहा है, कंसिडरेशन, और दूसरे से कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल तो वैलिड नहीं है, पर एक्सेप्शनल में वैलिड होगा। पहला एक्सेप्शन क्या है कि ये कैसे होना चाहिए, नेचुरल लव और नियर रिलेशन, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे के नियर रिलेशन में है, और मैं अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो नियर रिलेशन है और नेचुरल लव है। आ रहा है समझ में? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये रिटन भी होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए इन लॉ। अगर ये चारों चीजें हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले ही इसमें क्या नहीं है, कंसिडरेशन। तो मैंने अपने बच्चे को जमीन गिफ्ट करी, कोई दुकान गिफ्ट करी, कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, समझ में आ रहा है, तो वो इन जनरल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर वो वैलिड हो जाएगा अगर ये हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, रिटन और रजिस्टर्ड। ऐसे में क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। बोलो, है ही क्लियर? ठीक है। तो अगर नेचुरल लव में कोई है कॉन्ट्रैक्ट, नियर रिलेशन भी है, राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है, तो हस्बैंड ने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से अपनी वाइफ को अपनी अर्निंग देने की बात करी, ये वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन, कि वाइफ से उसको कुछ नहीं मिल रहा तो भी ये क्या है, वैलिड। आ रहा है समझ में? फादर इन लॉ प्रोमिसेस न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ अ गोल्डन नेकलेस,
worth rupees 5 lakhs in writing and registered. This agreement stands. Clear है? ठीक है. सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस. तो सर्विस अगर वॉलेंटरी रेंडर की गई है, देखो है ना, इस बंदे ने, ये ए ने बी के लिए पास्ट में कुछ किया था, तो पास्ट में कुछ किया था अपनी मर्जी से, कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो था नहीं. तो आज जब ये इसको कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है तो ये वन साइडेड हो गया. समझ में आ रहा है? तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर पास्ट में उसने वॉलंटरी सर्विस दी थी, तुम ये भी बोल सकते हो कि ये तो बोथ साइडेड है. तो हाँ, आज की रेट में तो ये वन साइडेड ही है. समझ में आ रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो हाँ ये बोथ साइडेड है, पर इसलिए ये एक्सेप्शन में रखा गया. तो पास्ट में मर्जी से अपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, मतलब सर्विस दी थी. मतलब तुम ऐसे समझ लो कि मान लो कि 1 महीने पहले मैंने तुम्हें कोई बुक दी थी, ऐसे आ रहा है समझ में? कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसे किया नहीं था. अब आज तुम मुझे अगर 100 रुपए देने का वादा कर रहे हो, क्लियर है, तो ये वन साइडेड है, पर ये वैलिड हो जाएगा. जबकि मैं पास में जब तुमको बुक दी थी तो बेच नहीं रहा था, कुछ नहीं, ऐसे ही दे दी थी मैंने. आ रहा है समझ में? लेकिन आज जब तुमने 100 रुपए का वादा किया तो ये वन साइडेड है, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाए. क्लियर है? सर्विस जो रेंडर की थी फॉर द प्रोमिसर हु नाउ प्रोमिसेस कॉम्पनसेशन. मैंने तुम्हें बुक दी थी, तुमने अब प्रॉमिस किया मुझे 100 रुपए देने. द प्रोमिसर एग्जिस्टेड इवन व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड. ये एग्जिस्टेड वाला पॉइंट इसलिए है क्योंकि कई बार मैं कंपनी वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ. समझ में रहे? तो कंपनी जिस दिन रजिस्टर होती है उस दिन हम बोलते हैं कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई. तो आम लोगों से तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पैदा होने के बाद ही करोगे ना, ऑब्वियस बात है. तो एग्जिस्टेंस का सवाल लोगों के लिए तो है नहीं. ये एग्जिस्टेंस का सवाल किसके लिए है? कंपनी वगैरह के लिए. कि तुमने अगर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस पॉइंट के बाद ही होना चाहिए जिस पॉइंट पे कंपनी रजिस्टर है. कई बार क्या होता है कि फर्म होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो वो लीगल वैसी एंटिटी नहीं है कि अलग पर्सन उनको माना जाए. कंपनी लेकिन क्या होती है? अलग पर्सन. ये वाली बात समझ में आ रही है? याद रखना बेटा, सोल प्रोप्राइटर या जो फर्म होती है ना, वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता सेपरेटली. ठीक है ना? वो तो क्या है, बिजनेस में इनको ही मानते हैं. लेकिन कंपनी जो है वो अलग है और कंपनी चलाने वाले लोग अलग, यानी कंपनी को एक अलग व्यक्ति ही मानते हैं. तो एग्जिस्टेड, तो प्रोमिसर एग्जिस्ट होना चाहिए व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड. फिर द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट, है ना? कि इसकी नहीं है, सिर्फ टाइम बार्ड वाले में रिटर्न रजिस्टर्ड है, इसमें रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है. क्लियर है? प्रूव करना पड़ेगा बस. एग्जाम्पल देखो, पी को आर का वॉलेट मिला, उसने वापस कर दिया. अब यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. समझ आ रही है बात? अब आर ने प्रॉमिस किया कि हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. तो वन साइडेड है, फिर भी ये क्या बन गया? वैलिड. ठीक है बेटा? फिर मिस्टर एक्स हेल्प्स नेफ्यू वाई बाय प्रोवाइडिंग लीगल नॉलेज इन अ केस. मतलब उन्होंने अपने नेफ्यू की हेल्प करी, किसी केस को लेकर के लीगल नॉलेज दिया. आफ्टर विनिंग वाई प्रोमिसेस टू पे ₹10,000 टू एक्स. जीतने के बाद उसने बोला कि भैया हम आपको 10,000 रुपए देंगे. तो पहले तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अब ये सिंगल साइडेड होने के बाद भी क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट. दिस प्रॉमिस इज वैलिड एज इट कॉम्पनसेट्स पास्ट सर्विस. क्लियर है बेटा? ठीक है? फिर क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. मतलब देखो, ये एक बंदा है, इसने बी को उधार दिया था 5,000 रुपए. ठीक है ना? अब वापस मांगने की डेट आई और 3 साल तक इसने नहीं दिए, तो ये अब इस पे केस नहीं कर सकता. अब मान लो कि बी ने इसको 5,000 देने का वादा किया राइटिंग में और साइन कर दी.
तो ये वापस से क्या हो गया, रिवाइड। देखो अगर तुम कोर में देखोगे तो ये डबल साइडेड है, लेकिन क्या है कि इसने जो 5,000 रुपए दिए थे इसका अधिकार अब खत्म हो गया था ए का, 3 साल हो गए ना, तो अधिकार ए का क्या हो गया था बेटा, खत्म। तो वो कंसिडरेशन तो कैंसिल ही हो गया। अब जब इसने वादा किया है तो कानून ये कहता है कि भैया सिंस तुम्हारा ऐसा था पास्ट, तो अब क्या होगा, तुमने 5,000 रुपए अगर दे रखे हैं, वो देने का वादा किया, तो इसको लीगल वैलिड बोल रहे हैं वो, यानी अब आपको देने पड़ेंगे। अब जो बी है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 5,000 रुपए देने पड़े। समझ में नहीं आया है तो बताओ, फिर से बताऊं एक बार, पूछते जाओ। देखो सिंपल सा केस है कि ए ने बी को उधार दिया था, बी ने वापस नहीं किया, 3 साल हो गए, लेकिन तो फिर अब उसकी जिम्मेदारी भी क्या हो गई, खत्म। आ रहा है समझ में? तो अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बी केस नहीं कर, ए केस नहीं कर सकता बी पे। फिर ए ने बहुत मनाया बनाया कि बात करी, तो बी मान गया उसको पैसे देने के लिए, लेकिन अभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन बी पे कब आएगी, रजिस्टर्ड नहीं, जितने वर्ड्स हैं उतने ही, हाँ, रिटन और साइन। रजिस्ट्रेशन की जरूरत किसमें है, वो फर्स्ट वाले पॉइंट, उसमें नियर रिलेशन होना भी जरूरी। अरे समझ में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिना कंसिडरेशन के भी कब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। आया बेटा ये समझ में, ठीक है। है ना, एकता कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। A promise to pay a debt barred by limitation is enforceable if it is in writing and signed by the debtor or his authorized agent. रिटन और साइन हो गया एक बार तो फिर क्या होगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा वापस। क्लियर है बेटा, है ना। अब ए ओज सी 60,000, ए के सर पे उधार थे, सी के 60,000 के, और डेट टाइम बार्ड हो गई। ए ने जैसे ही साइन करके दिया कि 50,000 रुपए देंगे, ये उसके ऊपर क्या हो गया, लीगली एनफोर्सेबल, जबकि इस 50,000 के लिए उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन ये फिर भी लीगली एनफोर्सेबल। बोलो क्लियर है। एजेंसी, देखो मान लो ए जो है और बी, ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया आज से तुम हमारे क्या एजेंट, तो इसमें तो कोई कंसिडरेशन हो ही नहीं रहा, पर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या है बेटा, लीगली क्लियर है, ठीक है। तो एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 185 है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। इन इफेक्ट अपॉइंटिंग समवन एज एन एजेंट डज नॉट रिक्वायर फ्रेश कंसिडरेशन। बोलो है ही क्लियर, ठीक है ना। अब है कंप्लीटेड गिफ्ट। तो अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, सिर्फ वादा नहीं, गिफ्ट दे भी दिया, समझ में आ रहा है, तो अगर वो गिफ्ट है, समझ में आ रहा है, तो कंप्लीट हो गया, तो वन साइडेड है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आ रहा है समझ में। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। वंस अ गिफ्ट इज कंप्लीटेड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर लैक ऑफ कंसिडरेशन, कि भैया तुमसे तो बदले में कुछ नहीं मिला, ये तो गिफ्ट है। आ रहा है बेटा ये समझ में, क्लियर है ना। फिर क्या बेटा, बेलमेंट, ठीक है ना। अब देखो, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। मतलब जब मैं अपने गुड्स किसी भी व्यक्ति को देता हूं किसी पर्पस के लिए, पर मैं ओनरशिप नहीं दे रहा, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए दे रहा हूं, तो ओनरशिप मेरी ही है। तो मैं अगर अपने गुड्स कुछ समय के लिए किसी और को दे रहा हूं, तो वो कहता है, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, बेलमेंट।
अब मैं अगर उसके बदले में कुछ चार्ज कर रहा हूं तो ये ग्रेटुटस, ये नॉन ग्रेटुटस होता है। और अगर मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं तो ये क्या होता है, ग्रेटुटस। तो ग्रेटुटस बेलमेंट जो है वो वैलिड होता है। आ रहा है ये समझ में? ग्रेटुटस बेलमेंट जो है वो कानूनी तौर पर क्या कहलाता है, वैलिड। क्लियर है ये? तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल बी रिटर्न और डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं? बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स हम डिलीवर करते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नॉन ग्रेटुटस भी होता है, मतलब पैसे वाला भी होता है और बिना पैसे वाला भी होता है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना पैसे वाला है, वन साइडेड है, तो भी ये क्या होगा, वैलिड। मतलब मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूं और मैं बदले में कुछ चार्ज नहीं कर रहा, ये क्या हो गया, ग्रेटुटस। तो ये कानूनी तौर पर वैलिड है। इसका मतलब समझ रहे हो, कानूनी तौर पर वैलिड कि अगर मैंने गुड्स तुम्हें 10 दिन के लिए दिए, समझ में रहे, तो वो 10 दिन तुम्हारा अधिकार है, भले ही मैं बदले में कुछ नहीं ले रहा हूं तो भी 10 दिन तुम्हारा अधिकार। मतलब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ के तुमसे 5 दिन में गुड्स अपने वापस लिए जिसके लिए मैं कुछ पैसे भी नहीं ले रहा था, तो हो सकता है मुझे ही कॉम्पनसेशन तुमको देना पड़े। आए ये समझ में? ठीक है, फिर क्या बेटा, नो consideration. A bailment contract remains valid even if no consideration is paid. ठीक है बेटा, ठीक है। फिर क्या है, मिस्टर ए हैंड्स ओवर गोडाउन कीज टू मिस्टर वाई हु स्टोर्स गुड्स देयर, वाई हैज पोजेशन नॉट ओनरशिप। ए ने गोडाउन कीज दे दी, जो गुड्स रख रहा है, तो वाई के पास पोजेशन है लेकिन ओनरशिप नहीं। यूज के बाद वो वापस कर देगा कीज, नो मनी और सेपरेट पेमेंट इज नीड। ठीक है बेटा, चैरिटी। तो इफ द प्रोमिसी अंडरटेक सम लाइबिलिटी ऑन द फेथ ऑफ द पर्सन्स प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। तो देखो इसको, देखो मिस्टर जी ने टेम्पल कमेटी को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इस प्रॉमिस के बेस पे कमेटी ने कुछ पैसा खर्च कर दिया रिनोवेशन। जितना पैसा खर्च कर दिया उतना मिस्टर जी को अब पे करना ही पड़ेगा, भले ही उसे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। क्लियर है? देखो अगर जितना जितना साइटेशन परफेक्ट होता है ना, उतना आपका आंसर बेटर होता है। कोर्ट में भी देखो क्या होता है, आप जब कोई बात बोलते हो कि कानून में ऐसा लिखा है, अगर उस पर कोई ऑलरेडी केस हो चुका है तो आपकी बात बहुत ज्यादा दमदार हो जाती है। इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तुमसे, समझ में आ रहा है, लेकिन सेक्शन नंबर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। मतलब कानून की बात तो पता ही हो। अब केस तो जितने लिखे हैं लिखे हैं, अरे समझ में, अगर याद आ गया तो ये लिख देना, ये एक्चुअल केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। अरे समझ में, ठीक है ना। Promisor was bound to pay for charitable subscription because the promisee acted on that promise. Clear है? ठीक, तो ये वाला चैप्टर अपना जो है वो इतना ही है। क्लियर है? ठीक है ना। ओके, तो मुझे बताओ कि मैं अगला चैप्टर आज ही स्टार्ट कर दूं कि कल करूं? ठीक है ना, आज बहुत लेंदी हो गया है। देखो तुम लोग ना, अगर तुमको रिकवरी करनी है तो तुम लोग उससे तो कर ही सकते हो ना। जो लेक्चर तो तुम लोगों के है ही ना, ये तो दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं, ऑलरेडी तो है ही। तो जो भी टेस्ट वेस्ट हो उनको स्किप मत करो इसके चक्कर में, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, वो एक आध लेक्चर जो है वो देखते जाओ, तो तुम्हारा क्या है, कवरेज अच्छा हो जाएगा। मैं इसको दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बार तो अपने हिसाब से आप कवर करते ही जाओ।
क्लियर है? इसको रिवीजन के तौर पर नहीं, ये वाली क्लास देखो, क्लास कभी भी टाइम टेकिंग होती है क्योंकि ये फुल फ्लेजेड क्लास है, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जब मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा तो एक तो फास्ट होगा थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक होगा कि आप आंसर कैसे लिखोगे, या पर्टिकुलरली अभी मैं क्या है समझाने के पॉइंट ऑफ से रैंडमली एग्जांपल्स ले रहा हूँ या वो सारे कुछ ले रहा हूँ, उसमें मेनली कंटेंट को फोकस करूंगा। तेरे को ये याद है पूरा अच्छे से? तो अगर तुम्हारा अपना 1 घंटा इससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है तो मत करो, अगर इससे कम प्रोडक्टिव है तो अटेंड कर लो। जो कंटेंट जितनी देर में मैंने पढ़ाया इतनी देर में तुम इससे ज्यादा कवर कर सकते हो तो फिर तुम्हें क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं। खैर मैं अभी बना ही रहा हूँ वो तुम लोग का पूरा, तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना? मैं तो सबके हिसाब से बना रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली ये बना रहा हूँ कि एक दिन में कितना क्या कवर करना है, वो फिट हो जाएगा हर व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है? ओके बेटे, अगर तुम लोग रुक रहे हो तो फिर मैं जल्दी लगा लूँ क्लास, मैं 4 बजे भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि घर से अटेंड एकता कर रही है बस, तो फिर तुम लोग ज्यादा देर जबरदस्ती काय को बैठे, तुम लोग जब बोलोगे मैं तब लगा लूँ, ठीक है ना? अगली क्लास में कर लेंगे अपन लोग डिस्कस।